आपकी पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी कविताएं हैं, कौन कौन सी कहानियां हैं, कौन कौन से पाठ हैं, व्याकरण के टॉपिक्स कितने हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और रचनात्मक लेखन में हम कौन कौन से बिंदु या टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक गंगा में कौन कौन से पाठ हैं, कौन कौन सी कविताएं हैं और उनमें क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गंगा पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड की ओर। गद्य खंड में हम सबसे पहले देखेंगे कि पहला जो पाठ है आपका वो है दो बैलों की कथा, जो लिखा है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने। जी हां बच्चों, दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, जिसमें दो बैलों के माध्यम से लेखक ने मित्रता की परिभाषा को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है, जीवन मूल्यों को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। तो इसको हम बहुत सुंदर तरीके से पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत आनंद भी आएगा। दूसरा पाठ है क्या लिखूं, जो कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो इसमें हम जानेंगे कि आखिर क्या है जो हमें, जिसकी वैल्यू करना चाहिए, वो हमारे पास, जो भी हमारे पास है उसका किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए और लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या लिखने के लिए ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, ये सब हम कुछ जानने वाले हैं इसमें। तीसरा पाठ है संवादहीन, जो लिखा है शेखर जोशी जी ने। संवादहीन का मतलब होता है जो किसी से कॉन्वर्सेशन ना कर पाए या जो बिना बात किए रहे। तो आखिर ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसमें किसी व्यक्ति को, इस पाठ के जो कैरेक्टर है उसको संवादहीन होना पड़ा। एक वृद्धा की कहानी बताई है, वही तो हम पढ़ेंगे, वही तो सस्पेंस है। फिर चलते हैं हम पाठ 4 की तरफ। ऐसी भी बातें होती हैं, लता मंगेशकर जी से साक्षात्कार है, जिसमें यतीन्द्र मिश्र जी ने लता जी से बातचीत की और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बहुत से सवाल किए, और सवालों के जवाब में लता जी ने क्या बताया वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पाठ 5 की तरफ यदि हम चलें तो आखिरी चट्टान तक, जो लिखा है मोहन राकेश जी ने। आखिर ये आखिरी चट्टान कौन सी है, कौन सी चट्टान की बात की जा रही है? ये बात की जा रही है कन्याकुमारी की। कन्याकुमारी एक ऐसा स्थान, एक ऐसा सुंदर सा रमणीय स्थान जहां पर स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने बैठकर ध्यान मग्न में लीन हुए थे। और भी बहुत कुछ जानेंगे इस पाठ में। फिर हम चलेंगे पाठ 6 की तरफ, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। आखिर रीढ़ की हड्डी में क्या होगा? ये कहानी है या नाटक है या है एकांकी? तो ये एकांकी है, जिसमें एक माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरह से शिक्षा के अभाव में स्त्रियों के साथ, बेटियों के साथ जो पक्षपात किया जाता था, उसमें बताया है रीढ़ की हड्डी पाठ में। तो जो भी रूढ़िवादिता थी, जो भी स्टीरियोटाइप्स था, उसको किस तरह से सामना किया, इसमें एक लड़की है उमा, उसके माध्यम से। बहुत ही मजेदार ये पाठ है और बहुत कुछ सीखने को हमें इसमें मिलने वाला है। फिर हम चलते हैं पाठ 7 की तरफ, जिसका नाम है मैं और मेरा देश। लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। तो मैं और मेरा देश, आखिर मेरी पहचान है क्या? क्या मेरी पहचान सिर्फ मुझसे है या मेरे आसपास जो है उससे है? तो मेरी पहचान ना केवल मुझसे, ना केवल मेरे नाम से, बल्कि मेरे परिवार, मेरे समाज और मेरे देश से है। तो मुझे मेरे देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं वो हम इस पाठ में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब हम चलते हैं काव्य खंड की तरफ। काव्य खंड आप सबको बहुत इंटरेस्टेड लगता है ना, बहुत ही आनंद आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पद, रैदास जी के पद, जिसमें उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी गहरी आस्था को बताया है कि ईश्वर निराकार है, कोई आकार नहीं है। किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा पर वो भरोसा नहीं कर सकते थे। और लेकिन उन्होंने ये बताया कि ईश्वर अर्थात राम, राम शब्द का अर्थ है ईश्वर। यहां पर उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम या दशरथ के पुत्र राम या हाथ में धनुष बाण लिए राम को नहीं दर्शाया है। यहां परम ब्रह्म ईश्वर को दर्शाया है और यह बताया है कि मैं आपसे ही बना हूं, मैं आपका अंश हूं। बहुत अच्छे से ये पद आप पढ़ेंगे, जिसमें वास्तव में हमें भी अपने अस्तित्व का ज्ञान होगा। फिर हम चलेंगे पाठ 9 की तरफ, जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जो कि सीता स्वयंवर के
के समय का वर्णन है जब श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग कर दिया जाता है और उसकी टंकार को सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर स्वयंवर सभा में आते हैं और उसके बाद क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम चलेंगे पार्ट 10 की ओर, भारती जय विजय करें। लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी हां, छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले निराला जी द्वारा रचित भारती जय विजय करें कविता बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। ये आपके मन में देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कर देगी। पार्ट 11 की ओर यदि हम चलें तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित, जिसमें केवल 23 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को कैसे मुंह की खाई थी और किस तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, किस तरह से उनको यहां से भारत से भगाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। एक पंक्ति मैं यहां पर बताना चाहूंगी कि अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। तो ये झांसी की रानी की बहुत ही सुंदर कविता है। फिर हम चलेंगे अपनी कविता के अंतिम पार्ट की तरफ, जिसका नाम है घर की याद। लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, परंतु स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज जेल में बंद कर दिया करते थे और जेल में रहते हुए ही उनको किस तरह से घर की याद आई, ये कविता हमें रुला भी देगी और हमारे मन में अपनी भारत भूमि के लिए नमन, आदर, प्रेम और देश प्रेम की भावना भी जागृत करेगी। अब हम चलते हैं व्याकरण की तरफ, जो कि आपके इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम हर एक टॉपिक को बड़े सुंदर तरीके से, संक्षिप्त तरीके से जिस्ट के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले यदि हम चलें तो शब्द रचना के तत्व हम जानेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय हम जानेंगे, फिर हम पढ़ेंगे समास की आखिर समास होता क्या है, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। फिर हम चलेंगे तत्सम शब्द की तरफ, जो कि संस्कृत से एज इट इज हिंदी में आए हैं। पर्यायवाची शब्दों की ओर चलेंगे, पर्यायवाची जिनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। उसके बाद हम जाएंगे संधि की तरफ। अब संधि क्या है? समास तो दो पदों का मेल है, आखिर फिर संधि क्या है? तो संधि दो वर्णों का मेल है, उसको बहुत अच्छे से विस्तार से हम जानेंगे। मुझे पता है कि संधि में बहुत से बच्चों को बहुत डर लगता है, बहुत डाउट होता है, क्योंकि संधि समझ में ही नहीं आती है। संधि है, फिर संधि के भेद हैं, फिर संधि के उपभेद हैं, फिर उनके एग्जाम्पल्स हैं, कैसे जानेंगे? डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। शब्द रूप, धातु रूप, ये सब कुछ हम जानेंगे। वाक्य का स्वरूप भी जानेंगे कि वाक्य होते क्या हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे हम कि किस प्रकार के होते हैं। फिर हम जानेंगे वाच्य, पद परिचय और मुहावरे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। शब्द अलंकार में जानेंगे अनुप्रास, यमक और श्लेष की सुंदरता को, कि किस तरह से अलंकारों के आने से कविताएं सुंदर हो गई हैं, किस तरह से अलंकारों के प्रयोग से कविताओं में गायन आ गया, गेयता आ गई और लयात्मकता आ गई है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं रचनात्मक लेखन की तरफ। रचनात्मक लेखन, भाई राइटिंग स्किल, यहां पर आपको पूरे नंबर मिलने के 100% चांसेस रहते हैं, बशर्ते कि आप बहुत अच्छी शब्दावली में अच्छा प्रस्तुतिकरण करें, अच्छा प्रेजेंटेशन करें। तो आखिर क्या पढ़ने वाले हैं, क्या आने वाला है आपकी परीक्षाओं में? तो अनुच्छेद लेखन। अब ये अनुच्छेद निबंध जैसा ही होता है क्या? नहीं, थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि निबंध यदि देखा जाए मोटे तौर पर तो निबंध थोड़ा बड़ा होता है, नियमों में बंधा हुआ होता है, उसमें हम पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। लेकिन अनुच्छेद मतलब एक ही पैराग्राफ में लिखा गया, एक विशेष टॉपिक पर लिखा गया लेख अनुच्छेद कहलाता है। तो मैं कुछ उदाहरण आपको बताऊंगी, उदाहरणों के माध्यम से बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पत्र लेखन में हम अनौपचारिक पत्र पढ़ने वाले हैं। अनौपचारिक पत्र आखिर होते क्या है, क्या अनौपचारिक पत्रों में भी हमें औपचारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, वो सब भी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। लेकिन अभी इतना जरूर बताऊंगी कि हाँ, अनौपचारिक पत्र में भी हमें बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करना है, जिससे हम जिसे भी पत्र लिख रहे हैं वो अच्छे से पढ़कर उनको समझ सके। संवाद जानेंगे, कॉन्वर्सेशन, ठीक है, संवाद, डायलॉग्स। अब संवाद किसे कहते हैं? जब दो व्यक्तियों के बीच आपस में जो वार्तालाप होता है उसको ही संवाद कहा जाता है। क्या संवाद केवल व्यक्तियों के बीच होता है या हम निर्जीव वस्तुओं के बीच भी संवाद करा सकते हैं? ये आपकी रचनात्मकता पर निर्भर करता है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि भाई स्टाइलस और बोर्ड के बीच में संवाद लिखिए,
ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप अपनी कल्पनाशीलता है ना, उसके माध्यम से आप संवाद लिख सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सूचना। आखिर सूचना होती क्या है? तो सूचना को हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। ये कंपलसरी है कि सूचना को बिना बॉक्स के नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पूरे जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो अब पेपर कितने नंबर का आता है? अपठित गद्यांश भी आएगा, पद्यांश भी आएगा, व्याकरण कितने मार्क्स का रहेगा, रचनात्मक लेखन कितने मार्क्स की रहेगी, बुक जो पाठ्य पुस्तक है उसकी कविताएं कहानियां कितने मार्क्स की रहेंगी। जब 80 नंबर का पेपर है तो मार्क्स का जो अंक भार है या वेटेज है वो कैसा रहेगा, वो भी मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले यदि हम चलें तो अपठित बोध जो है ना, अनसीन पैसेज तो आएगा ही आएगा। तो अपठित बोध है वो आएगा आपका 14 नंबर का। ठीक है, 7-7 नंबर के आपके 2 प्रश्न आएंगे, एक गद्यांश एक पद्यांश। ठीक है, एक गद्य आएगा एक पद्य आएगा, उसमें आपको 14 नंबर मिलेंगे। जो आपकी व्यावहारिक व्याकरण है जिसकी अभी हमने चर्चा की वो आएगा 16 नंबर का। व्याकरण आपकी 16 नंबर की है। ठीक है, 4 टॉपिक्स 4-4 प्रश्न आपको आएंगे, हर एक में आंतरिक विकल्प भी आएगा। 5 में से आपको हर एक के 4-4 प्रश्न करना है, तो 16 नंबर यहां पर आ जाएंगे। फिर यदि हम चलें पाठ्य पुस्तक की तरफ तो भाई पाठ्य पुस्तक आपकी 30 नंबर की है। गंगा से जो पाठ हैं, जो कविताएं हैं वो 30 नंबर की है। ठीक है, तो 30 नंबर मतलब हमें बहुत अच्छे से कविताओं को पढ़ना होगा, उनके सार को समझना होगा, उनके उद्देश्य को जानना होगा, तो हम 30 में से 30 ला ही सकते हैं। अब चले हम रचनात्मक लेखन की तरफ। तो रचनात्मक लेखन में हमारे 4 टॉपिक्स हैं जो कि सब 5-5 नंबर के हैं और हमारे 20 नंबर हो जाएंगे। तो आपका जो टोटल है वो है 80 नंबर का। 20 मार्क्स का आपके इंटरनल रहते हैं, जो आपके विद्यालय में आपके असाइनमेंट रहते हैं उनको, और जो भी आपका क्लास टेस्ट होते हैं उसके आधार पर आपके जो टीचर हैं वो आपको 20 में से 20 देंगे ही। जब आप बहुत अच्छे से अपना पूरे नोटबुक तैयार करेंगे, अपनी विषय पुस्तिका को बहुत अच्छे से रखेंगे, अपना काम समय पर करेंगे, टेस्ट में अच्छे से प्रेजेंट रहेंगे, अच्छे नंबर लेकर आएंगे, तो आपको 20 में से 20 नंबर मिल ही जाएंगे। समझ में आया? तो अब अपठित गद्यांश और पद्यांश किस तरह से आएंगे? बोध, चिंतन, विश्लेषण, सराहना, बहुविकल्पी आएंगे, उनमें अति लघुत्तरी आएंगे। अपठित गद्यांश लगभग 200 शब्दों का होगा। इसके आधार पर 1 अंकीय 3 प्रश्न रहेंगे और अति लघुत्तरात्मक में 2-2 के 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 7 नंबर का रहेगा। ठीक इसी तरह से आपका काव्यांश होगा, तो 1 गद्यांश और 1 काव्यांश रहेगा। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक, बिंदु, रचना, तो मैंने अभी जो बताया कि 1-16, तो ये 16 नंबर के रहेंगे। 4-4 नंबर के आएंगे, 4-4 नंबर के आएंगे आपके, है ना। 4 में से 5 टॉपिक्स दिए रहेंगे इंटरनली, उसमें से आपको 4-4-4 करना है हर एक में आपको आंतरिक विकल्प मतलब इंटरनल ऑप्शंस दिए जाएंगे। 5 में से आपको 4 करना है, तो आपके पूरे 16 नंबर मिल जाएंगे और आपके हो जाएंगे पूरे क्या 80 नंबर। रचनात्मक लेखन तो आप देख ही सकते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस ओवरव्यू। आई होप आपने बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, और इसके बाद भी यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो तो बेटा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपके लिए हैं और नेक्स्ट टॉपर्स आपके लिए है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।